Hello students, myself Bafna ma'am. Today we will be continuing the theory of HO theory statement, that is all in theory. We had last class we had taken about the assumption of the theory, and today we will be taking the criticism of the factor endowment theory. So we will start with the factor endowment theory criticism. Okay. Though the factor proportion theory marks a considerable improvement over the classical comparative cost theory of international trade, it is नॉट कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म. यहाँ पे ये बोला गया है इम्प्रूवमेंट तो है, क्लासिकल कंपेरेटिव कॉस्ट थियरी से भी तो इम्प्रूवमेंट है, बट ऐसा नहीं है कि वो फ्री है क्रिटिसिज्म से, उसका भी एक क्रिटिसिज्म है. सो वी विल स्टार्ट व्हाट आर द क्रिटिक्स हियर. इट हैज़ बीन टोल्ड हियर. फर्स्ट हियर इज प्रोडक्शन फैक्टर आर नॉट आइडेंटिकल. The theory is based on unrealistic assumption that production function of the same good is identical. यहाँ पे production function are identical है बोला है, but ये unrealistic है क्योंकि production function of the same good is identical in two countries. दिस assumption इज़ नॉट जस्टिफाइबल कि भाई दो कंट्रीज में प्रोडक्शन सेम है, आइडेंटिकल है, तो ये जस्टिफाइबल नहीं है. दैट इज हाउ कैन द प्रोडक्शन ऑफ द सेम गुड बी आइडेंटिकल इन टू कंट्रीज with the differences in factor endowment and differences in the states of technology. कैसे हो सकता है ये? The production function of the same goods cannot be identical in two countries. ऐसा बोला है. How can the production function be identical in two nations if the two countries are in different stages of economic development? अगर उनका economic development ही अलग है तो identical कैसे हो सकता है? Production function identical कैसे हो सकता है दो nation में? फर्स्ट क्रिटिक्स ये बोला है. तो सेकेंड पॉइंट ये बोला है कि अनदर क्रिटिज्म इज दैट इट इज नॉट फैक्टर प्राइजेस. प्राइस नहीं है विच डिटरमाइन द कॉस्ट. दस कमोडिटी प्राइस एज अज्यूम्ड बाय ओलिन, बट इट इज ए कमोडिटी प्राइस दैट डिटरमाइन द फैक्टर प्राइजेस. तो ये यहाँ पे बोला है कि कमोडिटी प्राइस अज्यूम नहीं करता है, बट इट इज़ कमोडिटी प्राइस दैट डिटरमाइन द फैक्टर प्राइस. दैट कमोडिटी का प्राइस जो रहता है वो डिटरमाइन करता है फैक्टर प्राइस कितना होना चाहिए करके. तो सेकेंड क्रिटिक्स ये बोला है. थर्ड ये बोला है द मॉडर्न थियोरी इज ग्रॉसली अनरियलिस्टिक. तो ये जो मॉडर्न थियोरी है वो अनरियलिस्टिक है इन सो फार एज इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन वेरी ओवर सिंप्लीफाइड एंड अनरियलिस्टिक अजम्पशन. ये ओवर सिंप्लीफाइड है और अनरियलिस्टिक अजम्पशन के ऊपर बेस्ड हुआ है. परफेक्ट कॉम्पिटिशन, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्शन फंक्शन इन टू कंट्रीज, एब्सेंस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक्सेट्रा. तो ए थियोरी बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ सच अजम्पशन कैनॉट बेयर एनी रिलेशनशिप टू रियलिटी. तो ये थियोरी सिर्फ अजम्पशन के बेस के ऊपर है, तो इट कैन नॉट बेयर एनी रिलेशनशिप टू रियलिटी. में ये कुछ रिलेशनशिप बेस नहीं हो सकता है यहाँ पे. हाँ, तो फोर्थ पॉइंट ये यहाँ पे बोला है कि ओलिन थियोरी फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाट हैज कम टू बी नोन एज लियोनथिफ पैराडॉक्स. उन्होंने कहा, क्रिटिक्स बोलते हैं कि वो फेल हो गए एक्सप्लेनेशन करने के बारे में कि what has come to known as Leontief paradox. According to the modern theory, relative factor prices in two nations are determined exclusively by relative factor endowment. जो प्राइजेस है टू नेशन का वो एक्सक्लूसिवली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फैक्टर एंडोमेंट के ऊपर है. तो इट इम्प्लाइज दैट रिलेटिव फैक्टर प्राइजेस आर डिटरमाइंड बाय सप्लाई ऑफ प्रोडक्टिव फैक्टर्स इन टू कंट्रीज. तो जो प्राइजेस है वो कैसे डिटरमाइन हुआ है? सप्लाई के ऊपर है. द सप्लाई ऑफ प्रोडक्टिव फैक्टर्स इन टू कंट्रीज, दिस गिव्स ए पार्शियल व्यू ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव फैक्टर प्राइजेस. तो एक पार्शियल व्यू है, उन्होंने डिटरमाइन किया है प्राइजेस के बारे में. द फैक्ट इज दैट रिलेटिव फैक्टर प्राइजेस आर डिटरमाइंड नॉट ओनली बाय द सप्लाई ऑफ प्रोडक्टिव फैक्टर्स. तो जो फैक्टर प्राइस है आर नॉट डिटरमाइंड बाई ओनली सप्लाई ऑफ प्रोडक्टिव फैक्टर्स. जो सप्लाई है तो उन्होंने बोल्ट में लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल्ट में लिखा है प्राइजेस आर डिटरमाइंड नॉट ओनली बाय द सप्लाई ऑफ प्रोडक्टिव फैक्टर बट ऑल्सो बाय द डिमांड फॉर देयर सर्विसेज. तो जो डिमांड है सर्विस की, जो डिमांड है उसके ऊपर सप्लाई होता है. इफ द फैक्टर दैट इज डिमांड फैक्टर
is included in the analysis with the supply factor, and now if the demand factor is more powerful than the supply factor, then it is possible that a capital rich country may specialize in the production and export labor intensive goods. अगर demand ज़्यादा है तो if the factor, that is demand factor, is included in the analysis with the supply factor, अगर demand factor include हुआ है supply factor में, तो डिमांड फैक्टर इज मोर पावरफुल, तो सप्लाई से ज़्यादा डिमांड पावरफुल ज़्यादा है, देन इट इज पॉसिबल, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि कैपिटल रिच कंट्री में स्पेशलाइज द कैपिटल रिच कंट्री में स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट. तो जो कैपिटल रिच कंट्री है तो वो कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट करती है, तो जब डिमांड ज़्यादा होता है तो सप्लाई भी ज़्यादा होती है, तो जो रिच कंट्री है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं लेबर इंटेंसिव गुड्स का. फॉर एग्जांपल यूएस एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड इम्पोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स. दिस इज नोन एज लियोनथिफ पैराडॉक्स. तो ये इसको कहा जाता है लियोनथिफ पैराडॉक्स. सो दिस पैराडॉक्स कैन बी एक्सप्लेन व्हेन वी इंट्रोड्यूस डिमांड फैक्टर इनटू एनालिसिस. द डिमांड फॉर कैपिटल इन ए कैपिटल अबंडेंट कंट्री हैपेंस टू बी मच ग्रेटर इन रिलेशन टू द सप्लाई, with the result that the relative price of capital will greatly rise. सो यहाँ पे क्या बोला, द डिमांड फॉर कैपिटल इन कैपिटल अबंडेंट कंट्री. द डिमांड फॉर कैपिटल यानी तो जो डिमांड होता है टेक्नोलॉजी की यानी जो कैपिटल गुड्स की इन कैपिटल अबंडेंट कंट्री, जो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, इज ग्रेटर इन रिलेशन टू द सप्लाई. तो वो इससे बड़ा सप्लाई से भी बड़ा ग्रेटर डिमांड है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल विल ग्रेटली राइज. तो कैपिटल जो डिमांड होता है कैपिटल गुड्स का, तो सप्लाई ज़्यादा होती है, तो रिलेटिव प्राइस भी अपर ही होते हैं. तो द फैक्टर प्राइस रेशियो इन पीसी एंड पीएल इज कैपिटल अबंडेंट नेशन, ओके, एक्सीड्स द फैक्टर प्राइस रेशियो इन द लेबर रिच कंट्री. तो यहाँ पे प्राइस का रेशियो बढ़ता ही जाता है एक्चुअल में रिच कंट्री में. So therefore the paradox which is seen with the demand factor incorporation in analysis shows that the capital abundant country starts exporting labor intensive goods in exchange for capital intensive goods from other countries. तो यहाँ पे डिमांड फैक्टर को ज़्यादा महत्वता दी है. डिमांड फैक्टर होने से क्या होता है, कैपिटल अबंडेंट कंट्री क्या एक्सपोर्ट करती है, जो लेबर इंटेंसिव गुड्स वो एक्सचेंज कर सकते हैं और कैपिटल इंटेंसिव गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. Okay, the modern theory also provides only a partial and not a full explanation of phenomena of international trade. तो modern theory है क्या प्रोवाइड कर रही है, only a partial not full explanation, सिर्फ partial explanation दिया है, full explanation नहीं दिया है यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में. तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है, तो ऑल इन क्या कहते हैं, ऑल इन ट्रेड according to HO theory, trade between two countries take place because of differences in relative commodity prices. तो यहाँ पे जो टू कंट्रीज है तो उनका डिफरेंसेस क्या है, क्या है, कमोडिटी प्राइजेस का डिफरेंसेस है, विच इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन फैक्टर प्राइस. डिफरेंसेस किस कमोडिटी प्राइजेस में क्यों है डिफरेंसेस, क्योंकि फैक्टर प्राइजेस में डिफरेंसेस है. क्योंकि फैक्टर मैंने तो बोला है लैंड, लेबर, मनी, ये सब आता है फैक्टर प्राइजेस के ऊपर डिफरेंसेस आता है. एट्रीब्यूट टू द डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट इन टू कंट्रीज. ओके, दस द इमीडिएट कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडोमेंट. मैंने फैक्टर एंडोमेंट लास्ट वीडियो में बोला है कि फैक्टर एंडोमेंट क्या है करके. तो फैक्टर एंडोमेंट ऑल्सो इंक्लूड लैंड, लेबर और मनी. ये तो ये फैक्टर एंडोमेंट है. तो सिर्फ है कमोडिटी प्राइस फैक्टर एंडोमेंट के ऊपर और डिफरेंसेस होता है. द क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट दिस इज एन ओवर simplification on the part of HO theory. Differences in relative commodity price are not due to only differences in relative factor endowment but due to several other factors. यहाँ पे critics क्या बोलते हैं कि भाई commodity price के ऊपर differences, जो commodity prices है उनका डिफरेंसेस क्यों है, सिर्फ रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट नहीं है बट बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी है विच द थियरी टेक्स नो अकाउंट ऑफ. तो
though the theory does not take account of all other factors. For example, differences in relative commodity prices could also be due to differences in production technique. कमोडिटी प्राइसेस का डिफरेंसेस क्यों हो सकता है? प्रोडक्शन टेक्निक का, क्योंकि डिफरेंसेस प्रोडक्शन टेक्निक में हो सकता है. कंज्यूमर डिमांड होना चाहिए वहाँ पे. इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जो इंक्रीज रिटर्न टू स्केल यानी जितना पैसा आपने कमाया उतना उसका रिटर्न आना चाहिए, तो रिटर्न टू स्केल. By ignoring all these causes, the theory furnish only partial explanation. तो ये थियोरी सिर्फ पार्शियल एक्सप्लेनेशन दिया है और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में. तो 6 पॉइंट यहाँ पे ये भी बताते हैं. The HO theory is based on the assumption that two products in two countries are identical. अगर दो प्रोडक्ट दो कंट्रीज में आइडेंटिकल है, दिस इंडीड अनरियलिस्टिक assumption. तो ये अनरियलिस्टिक assumption है बिकॉज द प्रोडक्ट इन टू कंट्रीज में बी डिफ्रेंशिएटेड. जो प्रोडक्ट है वो दो कंट्री में आराम से डिफ्रेंशिएट हो जाता है. Thus, when the product in two countries are differentiated, trade may take place between them despite the similarity of their factor endowment. अगर products, when the products in two countries are differentiated, अगर products differentiated दो कंट्री में दिखाई देता है तो trade may take place between them. तो ट्रेड वहाँ पे होता है क्योंकि डिस्पाइट सिमिलैरिटी होने के कारण भी वहाँ पे ट्रेडिंग हो सकती है कि ऑफ देयर फैक्टर एंडोमेंट. सी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थियोरी, ट्रेड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट देयर आर डिफरेंसेस इन द टू कंट्रीज. ये यहाँ पे मॉडर्न थियोरी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट देयर आर डिफरेंसेस इन द टू कंट्रीज. तो ये थियोरी क्या बताती है? डिफरेंसेस इन टू कंट्रीज फैक्टर एंडोमेंट. But here in the case where trade occurs between the two countries without any differences in their factor endowment, simply because their product are differentiated from each other. यहाँ पे ये बोलते हैं here in the case where trade occurs, ट्रेड यहाँ पे हो रहा है बिटवीन टू कंट्रीज विदाउट एनी डिफरेंसेस इन द फैक्टर एंडोमेंट. जो डिफरेंसेस भी है नहीं ये फैक्टर एंडोमेंट, सिंपली बिकॉज देयर प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि उनका प्रोडक्ट है अलग है. एग्जाम्पल अभी ये कहा है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है. जर्मन कार्स आर सोल्ड इन जापान वाइल जापानीज कार फाइंड ए मार्केट इन जर्मनी. तो जो जर्मन की कार है वहाँ कहाँ पे सेल होता है? जापान में. और जापानीज कार कहाँ पे सेल होती है? जर्मनी में. द रीजन बीइंग द टू मोटर कार्स आर डिफरेंशिएटेड, क्योंकि दोनों कार में डिफरेंशिएट होता है. एंड ट्रेडमार्क टेक प्लेस, और ट्रेडमार्क की बहुत बड़ा हिस्सा होता है तो कार यूज़ करने के लिए. तो यहाँ पे कार का बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है. लाइक वाइज द मॉडर्न थियरी ऑल्सो पॉइंट्स आउट दैट इफ फैक्टर एंडोमेंट ऑफ द टू नेशंस आर आइडेंटिकल, देर आर नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी ट्रेड बिटवीन देम. तो यहाँ पे मॉडर्न थियरी ऑल्सो पॉइंट आउट दैट इफ फैक्टर एंडोमेंट ऑफ द टू नेशंस आर आइडेंटिकल, अगर फैक्टर एंडोमेंट है जो दो कंट्री के आइडेंटिकल है तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि उन दो कंट्रियों में ट्रेडिंग हो सके. तो क्रिटिक्स क्या बोलते हैं? द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज विल टेक प्लेस इन सर्टन केसेस. इन सर्टन केसेस ट्रेडिंग हो सकती है इवन इफ द फैक्टर एंडोमेंट आर आइडेंटिकल. अगर फैक्टर एंडोमेंट आइडेंटिकल भी होगा तो ट्रेडिंग हो सकती है इन सर्टन केसेस. वन सच केस रिलेट्स टू डिफरेंसेस इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर. तो फर्स्ट इन सच केस, तो एक केस ऐसा है कि कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंसेस वो मैटर करता है इन टू कंट्रीज. तो इन अदर वर्ड्स ये बोला है इफ द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर इन टू कंट्रीज डिफर, अगर जो टेस्ट है कंज्यूमर का और डिफरेंसेस है दो कंट्री में डिफर करता है, द ट्रेड बिटवीन देम टेक्स प्लेस डिस्पाइट द आइडेंटिकल नेचर. तो ट्रेडिंग उन दो कंट्रीज में हो सकती है डिस्पाइट आइडेंटिकल नेचर एंड देयर फैक्टोमर एंडोमेंट. आइडेंटिकल नेचर और फैक्टोमर एंडोमेंट होने पर भी ट्रेडिंग हो सकती है क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस मैटर करता है. इट मीन्स डिफरेंसेस इन फैक्टर्स. सो दस एंडोमेंट आर नॉट एन इंडिस्पेंसिबल कंडीशन. सो एंडोमेंट इंडिस्पेंसिबल कंडीशंस में नहीं है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज. ओके, सो 8th point we'll see here is, so the 8th point also here, the modern theory holds that international trade arises due to differences in the relative commodity price between the two countries.
विच इन टर्न आर डिटरमाइंड बाय द फैक्टर प्राइजेस इन टू कंट्रीज। तो मॉडर्न थियरी क्या होल्ड करती है, इंटरनेशनल ट्रेड अराइज क्यों होता है, डिफरेंसेस इन द रिलेटिव कमोडिटी प्राइजेस, जो कमोडिटी प्राइजेस है उसमें इंटरनेशनल ट्रेड अराइज होता है बिटवीन द टू कंट्रीज, विच इन टर्न आर डिटरमाइंड बाय द फैक्टर प्राइजेस इन टू कंट्रीज। तो इन इसमें तो विच इन टर्न इट डिटरमाइंस द फैक्टर प्राइस इन टू कंट्रीज। तो ये डिटरमाइन होता है फैक्टर प्राइस इन टू कंट्रीज में क्या होता है करके। तो क्रिटिक्स क्या बोलते हैं, विजन होल्ड्स, उनका व्यू क्या है, द फैक्टर प्राइस विच डिटरमाइन द कमोडिटी प्राइस, जो फैक्टर दैट इज नॉट सॉरी critics vision hold is of the view that it is not the factor price which determine the commodity price। जो फैक्टर प्राइस है वो डिटरमाइन नहीं करता है कमोडिटी प्राइस का, बट कमोडिटी प्राइस विच डिटरमाइन द फैक्टर प्राइस इन टू कंट्रीज, जो कमोडिटी का प्राइस है वो डिटरमाइन करता है फैक्टर प्राइस क्या है दो कंट्रीज का करके। So according to the vision, the price of good is determined by its utility to the consumer। तो प्राइस, जो गुड्स का प्राइस है वो किसके ऊपर आधारित है, यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर, यूटिलिटी टू द कंज्यूमर, एज द कमोडिटी हैज डायरेक्ट डिमांड। तो कमोडिटी का जो डायरेक्ट डिमांड है उसके ऊपर होता है। ऑन द अदर हैंड, द डिमांड फॉर अ प्रोडक्टिव फैक्टर इज डिराइव्ड डिमांड एंड इट्स प्राइस इज डिराइव्ड बाय द प्राइस ऑफ द फाइनल गुड। जब कुछ प्रोडक्शन का ऑन द अदर हैंड, द डिमांड फॉर अ प्रोडक्टिव फैक्टर, अगर जो डिमांड है प्रोडक्टिव फैक्टर वो किससे डिराइव होता है, डिमांड एंड इट्स प्राइस, और डिमांड भी होता है और उसका प्राइस भी डिटरमाइन करता है बाय द प्राइस ऑफ द फाइनल गुड। जो फाइनल गुड्स तैयार होता है उसका डिमांड होना चाहिए और प्राइस भी देखते हैं। तो इन शॉर्ट, it is of critics is of opinion that commodity price determine the factor price। okay, जो commodity price है वो determine करता है factor price and not vice versa। तो यहाँ पे commodity price determine the factor price and not commodity price determine the factor price and not vice versa। So the ninth point, the critics again tell here, the modern theory is based on such assumption that make the theory high static in nature। the theory high static in nature में है, it implies that it is a static character makes it unsuitable to explain a dynamic situation। for instance, theory assumption relates to factor endowment। तो theory का assumption है related किससे है, factor endowment in two countries। एंड द फैक्टर एंडोमेंट अज्यूम्ड आर फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग इन क्वालिटी। जो दो कंट्री में फैक्टर एंडोमेंट है वो उन्होंने अज्यूम किया है कि फिक्स्ड है और अनचेंजिंग इन क्वांटिटी है। तो वो फिक्स है और अनचेंजिंग है, क्वांटिटी वाइज वो अनचेंजिंग है। दिस इज श्योरली एन अनरियल असम्पशन। तो ये यहाँ पे बोला है कि अनरियल असम्पशन है, बिकॉज द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन नो कंट्री आर फिक्स्ड इन क्वांटिटी। जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है कोई भी कंट्री में फिक्स नहीं होता है क्वांटिटी में। तो विथ द लैप्स ऑफ टाइम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज गेट एग्जॉस्टेड। तो जैसे जैसे टाइम खत्म होता रहता है जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्स है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है। वाइल न्यू रिसोर्सेज आर डिस्कवर्ड, जो न्यू रिसोर्सेज है वो डिस्कवर्ड हो जाता है। यहाँ पे एक सुंदर एग्जाम्पल दिया है, सम ईयर बैक इंडिया वॉज डिफिसिट इन ऑयल रिसोर्सेज। तो इंडिया में ऑयल रिसोर्सेज डिफिसिट था, कम था, बट रिसेंट डिस्कवरी ऑफ ऑयल रिसोर्सेज इन मुंबई has shown the country on the oil map of the world। तो वर्ल्ड में मुंबई हाई मैप में आ गया है कि भाई ऑयल तैयार कर सकता है करके। अगेन द लेबर एंड कैपिटल रिसोर्सेज चेंज। तो यहाँ पे लेबर और कैपिटल रिसोर्सेज वो भी चेंज है, इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है विद द लैप्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्रिटिक्स ये बोला है कि जो फिक्स्ड देयर इज नो फिक्स्ड, तो द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन नो कंट्री आर फिक्स्ड इन क्वांटिटी। इसलिए बोला है द प्रोडक्शन रिसोर्सेज कोई भी कंट्री में फिक्स नहीं है करके। तो अगेन 10th पॉइंट यहाँ पे ये है, द एचओ थियरी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एन अजम्पशन दैट देर इज नो क्वालिटेटिव डिफरेंसेस। तो उनका अजम्पशन क्या है एचओ थियरी का, क्वालिटिव डिफरेंसेस नहीं है इन द प्रोडक्टिव फैक्टर्स इन टू कंट्रीज। तो इन अदर वर्ड्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर होमोजीनियस इन क्वालिटी। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो होमोजेनियस यानी आइडेंटिकल है इन क्वालिटी में। फॉर एग्जांपल, लेबर इज क्वालिटेटिव आइडेंटिकल इन टू नेशंस। अगर लेबर क्वालिटेटिव आइडेंटिकल इन टू नेशंस है
the entire analysis of theory rests on the homogeneity of the productive factors in two countries. तो पूरा जो थियरी है वो किसके ऊपर आधारित है? प्रोडक्टिव फैक्टर्स, होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्टिव फैक्टर्स इन टू कंट्रीज. सो दिस इज हाईली अनरियलिस्टिक. तो इन्होंने बोला है तो ये अनरियलिस्टिक है, अजम्पशन है. प्रोडक्टिव फैक्टर्स आर नॉट होमोजीनियस इवन विद इन अ कंट्री. तो जो प्रोडक्टिव फैक्टर्स है वो होमोजीनियस नहीं है इवन विद इन अ कंट्री. So they are not identical within a country. Is a North Indian laborer qualitative identical with a South Indian laborer? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, या नॉर्थ इंडियन लेबरर क्वालिटेटिव आइडेंटिकल है साउथ इंडियन लेबर के साथ? सो द 11th पॉइंट यार यहाँ पे ये बोला है, द मॉडर्न थियरी अज्यूम्स दैट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली इमोबाइल बिटवीन द कंट्रीज. तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सो द 11th पॉइंट इन्होंने यहाँ पे क्रिटिक्स ने क्या बोला है? द क्रिटिक्स चैलेंज दिस assumption on the ground that there is no such thing as international mobile on the factor of production. Internationally, factor of production have never been immobile as lack of Indian have gone to settle in neighbor countries like Malaysia, Middle East countries and South Africa and so on. Likewise, millions in foreign currency in form of capital investment by Western countries has moved to countries in Asia and Africa. तो यहाँ पे ये भी बोला है कि तो जो प्रोडक्शन पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल बिटवीन द कंट्रीज ऑल्सो, यहाँ पे ये बोला है क्रिटिक्स ने. सो द अजम्पशन ऑफ HO थियरी इज ट्रूली नॉट करेक्ट, ये बोला है, इट इज नॉट ट्रूली करेक्ट. So the assumption that there are constant return to scale is not realistic because a country having rich factor endowment often enjoys the economies of scale. तो यहाँ पे रिटर्न कांस्टेंट स्केल इज ऑल्सो नॉट रियलिस्टिक. यहाँ पे ये बोला है कि भाई रिटर्न चाहिए आपको, जितना आपने गुड्स में इन्वेस्ट किया है उतना रिटर्न होना चाहिए. तो दिस इज ऑल्सो ए अनरियलिस्टिक, ये बोला है बिकॉज ए कंट्री हैविंग ए रिच फैक्टर एंडोमेंट, अगर कंट्री रिच है फैक्टर एंडोमेंट में लैंड लेबर और उसमें रिच है तो दैट कंट्री एंजॉयज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. तो इकोनॉमी में वो एंजॉय करती है, यानी उसका स्केल हाई रहता है इकोनॉमी में, यानी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वहाँ पे. तो दे एंजॉय दैट इकोनॉमिक ग्रोथ. दस देर आर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल रादर देन कॉन्स्टेंट रिटर्न. तो इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल रहती है रादर देन ए कॉन्स्टेंट रिटर्न. ओके, तो इट इज अनरियलिस्टिक टू अज्यूम नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर टू बी कंसिडर्ड इन द ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज. तो इट इज अनरियलिस्टिक टू अज्यूम नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर टू बी कंसिडर्ड इन ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज बिकॉज व्हेन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द एनालिसिस दे लीड टू प्राइसेस डिफरेंशिएशन. तो यहाँ पे अज्यूम अनरियलिस्टिक है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी कंसिडर नहीं करना चाहिए इन ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज. बट यहाँ पे क्रिटिक्स क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द एनालिसिस. ये एनालिसिस में इंक्लूड करना चाहिए बिकॉज दैट विल लीड टू प्राइस डिफरेंशिएशन. तो प्राइस का डिफरेंशिएशन कब होता है? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हाई बढ़ता है फॉर द सेम कमोडिटी इन टू कंट्रीज, सेम कमोडिटी इन टू कंट्रीज में विच अफेक्ट द ट्रेड रिलेशंस. तो उसमें ट्रेड रिलेशन अफेक्ट हो जाता है. सो नो डाउट द मॉडर्न थियरी सफर्स ए वेराइटी ऑफ ड्रॉबैक्स एंड शॉर्टकमिंग्स. तो मॉडर्न थियरी सफर करता है ड्रॉबैक्स और शॉर्टकमिंग्स, बट बेस्ट अवेलेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. तो क्रिटिक्स यहाँ पे बोलते हैं वैसे वो बहुत सारी चीज़ें लैकिंग है, सफरिंग है उस बातों में, बट गुड एक्सप्लेनेशन of phenomena of international trade. So it occupies a quite respectable place in the literature of international economics. तो ये एक respectable, it occupies, this theory occupies a quite respectable place in the literature or international economics. So this is the critics of Olin's theory. Olin theory. So we have seen the criticism of factor endowment theory. Now we will take comparison of factor theory with the classical theory. Though अभी we will see comparison क्या है factor theory
So we have seen that critics challenging the assumption on the ground that there is no such thing as an international immobile factor production, because lakhs of Indians have gone to settle in the neighboring countries like Malaysia, Middle East countries, and South Africa, and so on. So likewise, million in foreign currency in the form of capital investment by Western countries have moved to countries in Asia and Africa. तो फैक्टर इमोबाइल नहीं है, फैक्टर मोबाइल है बिटवीन द कंट्रीज ऑल्सो. सो द क्रिटिक्स हैव टोल्ड ऑल दीज थिंग्स. The assumption of theory is truly not correct. So the critics, the 12th point here is we have explained that there are constant return to scale is not realistic, because country having a rich factor endowment often enjoys the economic of scale, so that there is an increasing return to scale rather than a constant return. So the critics also have explained about the unrealistic assumption that the transportation cost should not be considered, because transportation costs are included in the analysis, and critics tell that they lead to price differentiation in the same commodity in two countries, which affects the trade relationship. So however, all these criticisms, after seeing all these criticisms also, the critics have told that it is a best available explanation of the phenomena of international trade. So we have seen these critics, and now we will see the comparison between the factor endowment theory and classical theory. So what is the comparison of the factor endowment theory with the classical theory? See, the modern theory of international trade is better and more scientific than a classical theory, as evident from the reason given below. Classical economics felt the need for a separate and distinct theory of international trade as international trade. So the comparison of the factor endowment theory with the classical theory. We will see what is the comparison. Classical economics felt the need for the separate and distinct theory. They felt separate and distinct theory of international trade, as international trade was marked by the features which were quite different from those of interregional or international trade. On opposite, Berlin-Holin felt that there was no need for the separate theory of international trade, because according to them international trade was not different from interregional trade. यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं कि भाई डिफरेंट थियरी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड अलग है करके. तो ओलिन ने क्या कहा, इंटरनेशनल ट्रेड की थियोरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम इंटरनेशनल ट्रेड वाज नॉट डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड. तो इंटरनेशनल ट्रेड और इंटररीजनल ट्रेड डिफरेंट नहीं है. सो इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू इज डिग्री एंड नॉट ऑफ काइंड. एक डिग्री है बस, नॉट काइंड की कुछ नहीं है. सो डिफरेंस बिटवीन टू वॉज वन ऑफ द डिग्री एंड नॉट ऑफ काइंड. Okay, the second point here is the classical theory explained in the framework of the old discredited labor theory of value. तो यहाँ पे classical theory ने explanation क्या दिया है, old है which is very old, and discredited labor theory of value, जो labor के बारे में explanation दिया है. The explanation was truly unsatisfactory. तो the modern theory explained the theory of international trade in terms of general theory of value, which was more satisfactory. तो जो जनरल थियरी ऑफ वैल्यू के बेस्ड के ऊपर है उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, तो वो सेटिस्फैक्ट्री है. द थियरी वॉज एडवांस्ड ओवर देम. तो थियरी जो थी HO थियरी, तो जो वो है थियरी वो एडवांस थी कंपेरेटिव क्लासिकल थियरी. द थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या बताया, कंपैरिजन. द क्लासिकल थियरी प्रेजेंट्स ए वन फैक्टर मॉडल, यानी लेबर के बारे में वन फैक्टर मॉडल है, वेयर एज HO थियरी प्रेजेंट्स मल्टीपल फैक्टर मॉडल. मल्टीपल फैक्टर मॉडल यानी कैपिटल एंड लेबर. टू दैट एक्सटेंट HO थियरी इज मच ब्रॉडर एंड मोर कॉम्प्रहेंसिव इन स्कोप. तो मच ब्रॉडर है और मच कॉम्प्रहेंसिव, और स्कोप भी उसका ज़्यादा है. तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे डिफरेंसेस ये बताते हैं, द क्लासिकल थियरी नेवर कंसिडर्ड द फैक्टर प्राइस डिफरेंशियल. तो यहाँ पे क्लासिकल थियरी कभी कंसिडर नहीं किया कि फैक्टर प्राइस डिफरेंट है करके. द HO थियरी ऑन अदर हैंड लुक्ड अपॉन द फैक्टर प्राइस. दे लुक्ड अपॉन द फैक्टर प्राइस, जो थियरी है दे लुक्ड अपॉन द फैक्टर प्राइस डिफरेंशियल्स एंड द इमीडिएट कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी प्राइस डिफरेंशियल विच प्रोवाइडेड द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. जो डिफरेंसेस है इमीडिएट कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का है, वो कमोडिटी प्राइस डिफरेंशियल्स है, ना कि फैक्टर प्राइस है. तो फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे ये बताते हैं, क्लासिकल थियरी एम्फोसिस ऑन द क्वालिटी डिफरेंसेस ऑफ लेबर इन द टू कंट्रीज.
जो क्लासिकल थियरी एम्फेसाइज कहा करते हैं क्वालिटी डिफरेंसेस ऑफ लेबर, द क्वालिटी डिफरेंसेस ऑफ लेबर इन द टू कंट्रीज है. बाय कॉन्ट्रास्ट मॉडर्न थियरी स्ट्रेसेस द डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडोमेंट. तो मॉडर्न थियरी स्ट्रेसेस कहाँ पे करते हैं, डिफरेंसेस इन द फैक्टर एंडोमेंट है. तो 6 पॉइंट यहाँ पे ये डिफरेंसेस है. एज पॉइंटेड अबाउट द क्लासिकल थियरी एट्रीब्यूट्स द डिफरेंसेस इन द कंपैरेटिव कॉस्ट. तो डिफरेंसेस यहाँ पे कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द कमोडिटीज. द कंपैरेटिव, तो क्लासिकल थियरी पॉइंट क्या किया है, कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द कमोडिटीज इन टू कंट्रीज टू डिफरेंसेस इन द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स इन टू कंट्रीज. तो यहाँ पे कंपैरेटिव कॉस्ट प्रोडक्शन का पकड़ा है, टू कंट्रीज का पकड़ा है, एंड डिफरेंसेस इन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स इन टू कंट्रीज का पकड़ा है. और अदर हैंड मॉडर्न थियरी एट्रीब्यूट्स द डिफरेंसेस इन कंपैरेटिव कॉस्ट. तो उन्होंने डिफरेंसेस कंपैरेटिव कॉस्ट का कहा है, डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडोमेंट इन टू कंट्रीज. कंपैरेटिव कॉस्ट, differences in factor endowment in the two countries. Thus the differences in factor endowments lead to differences in factor prices. तो उन्होंने कहा है जो डिफरेंसेस फैक्टर एंडोमेंट है वो कहाँ पे लीड होता है, डिफरेंस इन फैक्टर प्राइजेस एंड अल्टीमेटली डिफरेंसेस इन कमोडिटी प्राइजेस. तो बाद में डिफरेंसेस इन फैक्टर प्राइजेस आने से डिफरेंसेस इन कमोडिटी प्राइस आता है. But according to the classical theory, international trade would come to an end if the differences in comparative cost disappears, where there is a free flow of technical know-how across the international borders. तो यहाँ पे क्लासिकल थियरी इंटरनेशनल ट्रेड, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियरी इंटरनेशनल ट्रेड वुड कम टू एन एंड इफ द डिफरेंसेस इन कंपैरेटिव कॉस्ट डिसअपियर्स. तो इंटरनेशनल ट्रेड कब खत्म हो जाएगा, जब कंपैरेटिव कॉस्ट डिसअपियर हो जाएगा. व्हेन देयर इज ए फ्री फ्लो ऑफ टेक्निकल नो हाउ अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स. तो यहाँ पे कंपैरेटिव कॉस्ट के बारे में कहा है. तो यहाँ पे हेचो थियरी पॉइंट्स आउट दैट द ट्रेड वुड नेवर कम टू एन एंड बिकॉज डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडोमेंट्स बिटवीन द टू कंट्रीज एंड नेवर बी एलिमिनेटेड कम्प्लीटली. तो यहाँ पे ये बोला है ट्रेड विल नेवर कम टू एन एंड बिकॉज डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडोमेंट है बिटवीन द टू कंट्रीज एंड विल नॉट बी एलिमिनेटेड, और कभी एलिमिनेट नहीं होगा कम्प्लीटली, क्योंकि डिफरेंसेस से फैक्टर एंडोमेंट के बारे में बोला है हेचो थियरी. तो 7th पॉइंट यहाँ पे ये है, तो 7th पॉइंट डिफरेंसेस ये है, क्लासिकल थियरी डेमोन्स्ट्रेट द गेन्स फ्रॉम द ट्रेड. द गेन्स फ्रॉम द ट्रेड, ट्रेडिंग करने से क्या गेन होता है बिटवीन द टू कंट्रीज. दस इट इज रिलेटेड टू द वेलफेयर थियरी. सो इट इज रिलेटेड टू द वेलफेयर थियरी. इन कॉन्ट्रास्ट में हेचो थियरी क्या बोलती है, तो हेचो मॉडल इज साइंटिफिक एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड. तो वो साइंटिफिक है और कॉन्सेंट्रेशन उनका ज़्यादा है बेसिस ऑफ ट्रेड. वो बेसिस ऑफ ट्रेड क्या है, दस इट इज़ ए मोर पॉजिटिव थियरी. तो पॉजिटिव थियरी कहा है हेचो थियरी को. तो 8 पॉइंट यहाँ पे डिफरेंस ये बताया है, हेचो थियरी इज सुपीरियर टू द क्लासिकल थियरी बिकॉज अकॉर्डिंग टू द हैबरलर द हेचो थियरी इज लोकेशन थियरी. ये थियरी को लोकेशन थियरी कहा है. दैट इज इट हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पेस फैक्टर इन द इंटरनेशनल ट्रेड. वो हाईलाइट क्या करता है, हेचो थियरी क्या हाईलाइट करता है, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पेस फैक्टर इन द इंटरनेशनल ट्रेड, कि कहाँ जगह मिलती है स्पेस, कौन सी स्पेस में इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो रहा है. वेयर एज क्लासिकल थियरी रिगार्ड्स द डिफरेंट कंट्रीज एज ए स्पेसलेस मार्केट. वो स्पेसलेस मार्केट के ऊपर ज़्यादा उनका डिफरेंस बताया है. तो 9th पॉइंट है, हेचो थियरी इज एक्सप्लिसिटली बेस्ड ऑन अजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस ऑफ द टू नेशंस प्रोडक्शन. तो इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द टू नेशंस वाइल द क्लासिकल थियरी इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ द ट्रेडिंग नेशंस. तो उन्होंने अजम्पशन दिया है कि प्रोडक्शन और फंक्शन दो कंट्रीज के बारे में बोला है, लेकिन क्लासिकल थियरी इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ द ट्रेडिंग नेशन. जो प्रोडक्शन में डिफरेंसेस है तो उससे हिसाब से ट्रेडिंग होता है नेशंस में करके, ये कहा है. तो 10th पॉइंट यहाँ पे है, तो हेचो मॉडल इज मोर रियलिस्टिक देन क्लासिकल थियरी. तो हेचो जो थियरी है इज मोर रियलिस्टिक, वो मोर रियलिस्टिक है. क्लासिकल थियरी एज द हेचो मॉडल लीड्स टू द कंप्लीट स्पेशलाइजेशन इन द production of the one commodity by one country and of the other commodity by the other country when
they trade with each other. In contrast, the trade between the two countries may or may not lead to complete specialization in classical theory. तो यहाँ पे 10th पॉइंट ये बताते हैं. So again I'll repeat here, the HO model is more realistic than classical theory and HO model leads to complete specialization. तो HO model है जो realistic है और कंप्लीट एंड इट लीड्स टू कंप्लीट स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन के बारे में बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी वन कंट्री एंड ऑफ अदर कमोडिटी अदर कंट्री व्हेन दे ट्रेड विथ ईच अदर. तो ट्रेडिंग ईच अदर करेंगे जो आपकी खुद की स्पेशलाइजेशन है वन कमोडिटी के ऊपर, तो ट्रेडिंग करेंगे तो फ़ायदा उसका ज़्यादा है. तो ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज में और मे नॉट लीड टू कंप्लीट स्पेशलाइजेशन इन क्लासिकल थियरी. तो डिफरेंस ये पाया है, टू कंट्रीज में may or may not lead to complete specialization. Okay, so to conclude, the modern HO theory marks a considerable advance over the classical theory of international trade. तो HO theory को ज़्यादा महत्वता दी है और classical theory को थोड़ी कम महत्वता दी है. Okay, so we have completed here critical and comparison between the factor endowment theory and classical theory. Now next video we will see Leontief paradox. We will start about the Leontief paradox video. Leontief paradox and recent development in the theories of international trade. So we will end the video here.